Good afternoon to all. So today we will discuss some closure properties of context-free language. Then I will discuss pumping limb. Push down or context-free grammar to push down automata. Okay. So first one, the first property of the context-free language is union. मतलब जैसे if you have a language L1 and a language L2, then the union context free grammar equivalent to that, or you can say corresponding to that. So अगर तुम्हारे पास if you have two context free grammars, then union of that context free grammars का जो ग्रामर जनरेट होगा उसके प्रोडक्शन कैसे होंगे, देखो यहाँ पे एग्जांपल बताया हूँ. ठीक है, रिमेंबर यूनियन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस इज आल्सो ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इसलिए यहाँ पे यूनियन हुआ है. अब उसके लिए ग्रामर कैसे डिजाइन करेंगे देखो. सपोज यू हैव ए G1 करके ग्रामर है, मतलब वेरिएबल सेट है, इनपुट सिंबल्स है, ये प्रोडक्शन सेट है, ये स्टार्टिंग सिंबल है. सिमिलरली G2 करके ग्रामर है जिसमें कि वेरिएबल सेट है, फिर सब इनपुट सिंबल है, एंड सब प्रोडक्शन है, एंड ये स्टार्टिंग सिंबल. देन L1 यूनियन L2 का जो ग्रामर होगा वो कैसे होगा, मतलब उसमें प्रोडक्शंस क्या क्या होंगे. देखो, सिंपली ऐड द रूल S derives S1 and S derives S2. ठीक है, but make sure that V1 intersection V2 is equal to 5 और equal to null. मतलब देखो कैसे करना है, जितने भी प्रोडक्शन है ना, सबसे पहले मतलब एक G1 हो गया, एक G2 हो गया, सबसे पहले चेक करो इसमें जो वेरिएबल सेट है वो वेरिएबल सेट डिफरेंट है या नहीं. अगर डिफरेंट नहीं है देन सिंपली हमें रीनेम करके डिफरेंट करना है. ठीक है, फिर जो यूनियन का होगा उसका ग्रामर क्या रहेगा, बस ये एक प्रोडक्शन ऐड करना है यूनियन पे. डोंट डिस्टर्ब मी. सब देखो, सपोज एक ग्रामर है मेरे पास ऐसे लाइक दिस, ऐसे सपोज एक प्रोडक्शन है A derives AA and A derives B. ठीक है, सपोज अनदर ग्रामर तुम्हारे पास है ऐसे B derives B B C A and A derives A B derives B. सपोज ये ग्रामर है और ये ग्रामर है. These two are context free grammars, so union of these two grammars will be context free. अब देखो दोनों में वेरिएबल सेट, देखो वेरिएबल सेट सेम आ रहा है क्या, ये यहाँ पे A एंड यहाँ पे A, दोनों में A आ रहे हैं. मतलब क्या करेंगे, दोनों का वेरिएबल सेट को द यूनियन इंटरसेक्शन को फाई करना है, मतलब अब रीनेम कर देंगे. रीनेम कर देंगे मतलब किसी को भी रीनेम कर दो, यहाँ इसी के जो A जितने भी जहां से आ रहे हैं उन सबको रीनेम कर दो, इसको मान लो X कर दो, तो ये मेरा प्रोडक्शन क्या बन जाएगा, X derives AX एंड X derives B. अब ये प्रोडक्शन मिल गया, ये प्रोडक्शन मिल गया, तो इसका यूनियन करेंगे मतलब क्या होगा, यूनियन में ये सब प्रोडक्शंस आएंगे, उसके साथ साथ एक नया प्रोडक्शन क्या ऐड होगा, एक स्टार्ट सिंबल बना दो, एक नया वाला बनेगा. इक्वल टू क्या होगा, इसका स्टार्ट सिंबल क्या है X एंड इसका स्टार्ट सिंबल क्या है B. मतलब जो यूनियन होगा उसके ग्रामर में कौन कौन से प्रोडक्शन रहेंगे, ये एंड ये. क्लियर, इस लाइन का मतलब समझ में आया. एक नया प्रोडक्शन बस ऐड करना है, S derives S1 S2, where S1 is the starting symbol of the first grammar, S2 is the starting symbol of the second grammar, and simultaneously हमें ये चेक करना है कि दोनों का जो वेरिएबल सेट है वो उनके बीच में इंटरसेक्शन नल होना चाहिए. अगर कोई सेम हो रहा है मतलब कोई भी एक प्रोडक्शन, कोई भी एक ग्रामर का जो वेरिएबल है उसको हम रीनेम करके चेंज कर. ठीक, similarly next, context free languages are closed under concatenation. So again same story, अगर हमारे पास मतलब दो ग्रामर, if we have two context free grammar, the concatenation of these two grammars will be context free. And remember, अगर तुम्हारे पास वही ग्रामर G1 G2 दिया गया हो तो concatenation करने के बाद जो ग्रामर होगा उसको कैसे जनरेट करोगे,
simply add a new production like this. अगर S1 is the starting symbol of first grammar, S2 is the starting symbol of second grammar, then the concatenation of the two grammars will have a new production. क्या ये मतलब S1 का G1 का जितने प्रोडक्शन है वो रहेगा, G2 का जितने प्रोडक्शन है वो रहेगा, उसके साथ साथ एक नया प्रोडक्शन ऐड होगा, मतलब एक नया स्टार्टिंग वेरिएबल होगा, S derives S1 followed by S2. ठीक है, एंड यहाँ पे भी सेम स्टोरी, V1 इंटरसेक्शन V2 रहना जरूरी है, नल होना जरूरी है, मतलब दोनों के बीच में कोई सेम आ रहा है, मतलब वेरिएबल अगर सेम वेरिएबल है मतलब कोई भी ग्रामर का उस वेरिएबल को रीनेम करना है. ठीक है, रिमेंबर दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. S derives S1 S2, ये प्रीवियसली क्या था, S derives S1 और S derives S2. इस टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम में. Now, clean closure. CFLs are closed under clean closure. मतलब अगर if you have grammar G1, then G1 star will also a what? Context free language. तो क्लोजर लगाने के लिए ग्रामर में क्या प्रोडक्शन नया ऐड करना पड़ेगा, ये एक प्रोडक्शन बस न्यू प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेगा. मतलब गिवन ग्रामर में जितने भी प्रोडक्शन हैं वो एचटी रहेंगे, उसके साथ साथ ऐसे एक नया प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेगा. मतलब S1 अगर स्टार्टिंग सिंबल है ओरिजिनल ग्रामर का, गिवन ग्रामर का, तो क्या करोगे, एक नया स्टार्टिंग सिंबल बनाओ S डिराइव्स S1 रखो, उसके बाद S रख के और एक प्रोडक्शन नल डालो, बस ये नया प्रोडक्शन है ऐड होगा, तभी जाकर क्लीन क्लोजर होगा. Remember, some other properties are positive closure, मतलब some other closure properties are positive closure. Positive closure मतलब क्या होता है, नल हटाने के बाद, नॉर्मल क्लीन क्लोजर से नल हटाने के बाद पॉजिटिव क्लोजर बनता है. देन होमोमॉर्फिज्म, देन इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में क्लोज्ड करता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. देन नेक्स्ट, कौन कौन से प्रॉपर्टीज के ऊपर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्लोज नहीं है. द फर्स्ट वन इज इंटरसेक्शन. मतलब if you have a language L1 and if you have a context free language L1 and L2, then the intersection of L1 and L2 is not necessarily a context free language. Not necessarily क्यों बोला गया है, मतलब कभी कभार इंटरसेक्शन में बन जाता है, लेकिन सभी लैंग्वेजेस के लिए इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन पे वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं बनती. ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे बता, मतलब प्रूफ इज नॉट इंपोर्टेंट, बस मैं कह रहा हूं. फॉर एग्जांपल देखो, सपोज ये एक लैंग्वेज है, A to the power I, B to the power I, C to the power J is a normal context free language. Similarly, ये भी क्या है, L2 क्या है, A to the power I, B to the power A to the power I, B to the power I, then C to the power J. ये मतलब ये context free language है. A B से number of A's is number of B's is set followed by n number of C's. ये another language है, number of B's equal to number of C's. ठीक है, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ये है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, देख ले. अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों को इंटरसेक्शन करने के बाद लैंग्वेज क्या होगा, इसको एक्सप्रेशन को देखो, एक्सप्रेशन को इंटरसेक्शन करने के बाद A to the power n, B to the power n, C to the power n होगा, मतलब नंबर ऑफ A's is equal to number of B's and equal to number of C's. रिमेंबर दिस इज नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. मैं ये पंपिंग लेमा यूज करके प्रूव करूंगा लास्ट क्लास में, अगर मुझे टाइम मिलता है तो, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर करूंगा पूरा लास्ट में, तब ये पता चलेगा. ठीक है, so context free languages are not closed under intersection. Similarly, next is, remember इस लाइन को, this line is very important, एग्जाम में आ सकता है. Intersection of a context free language and regular language is a context free language. कभी कभार क्या होता है, लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज इज ए सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सो इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज ए रेगुलर लैंग्वेज. ऐसा नहीं है, intersection of a context free language and regular language is always a context free language. Similarly, remember the context free languages are not closed under complementation. रिमेंबर, अगर एक तुम्हारे पास एक कोई लैंग्वेज है
उसका कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है? मतलब उसमें जो जो स्ट्रिंग जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट करता है, जो जनरेट नहीं कर, जो स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं होता है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा क्या? ठीक है, एक्चुअली ये गलत मतलब नहीं होगा। मतलब अगर एल इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इज नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, ये कैसे प्रूव करेंगे? भाई फॉर एग्जांपल जैसे सपोज एल मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन कैसे प्रूव करोगे? सपोज L1 एंड L2 टू मतलब आर CFL से, ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे कि मतलब इसको कैसे मतलब कॉन्ट्राडिक्शन यूज करके प्रूव करेंगे। मतलब सपोज थिंग L1 बार एंड L2 बार आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, then since CFLs are closed on the union, L1 intersection L1 sorry L1 bar union L2 bar is a context free language होगा obviously। then again by hypothesis इसका कॉम्प्लीमेंटेशन निकालेंगे, मतलब क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंटेशन निकालेंगे तो मतलब ये हम पहले एज्यूम कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वो क्लोज्ड है, तो इसीलिए हम L1 L2 को 2 CFL मान के हम लोगों ने इसका यूनियन निकाला। मतलब ये प्रूफ है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर कह रहा हूँ वैसे। देन अगेन बाय हाइपोथेसिस क्या होगा? इसका इसका कॉम्प्लीमेंटेशन भी CFL होगा इस यूनियन के बाद, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? L1 इंटरसेक्शन L2 इसे CFL होना चाहिए अगर ये L1 L2 L1 बार L2 बार अगर CL होगा तो, लेकिन L1 इंटरसेक्शन L2 इज नॉट ए CFL, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया इंटरसेक्शन के अंदर क्लोज नहीं है, सो CFLs आर नॉट क्लोज्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट। और एक है सेट डिफरेंस है, सेट डिफरेंस के ऊपर भी वो क्लोज नहीं है। मतलब सपोज L1 is a CFL and L2 is a CFL, then L1 minus L2 is not necessarily a CFL। नॉट नेसेसरी बोला जा रहा है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि वो CFL होगा, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज्ड ऑन द सेट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। रोल नंबर 1, रोल नंबर 50, रोल नंबर 49, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। लक्ष्मण कुछ डाउट है तुम्हें? इसको अच्छे से देखो, इससे हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आ जाए। मैं पंपिंग लेमा लास्ट में सॉल्व करूंगा, ठीक है, पूरा लास्ट क्लास, उससे पहले मुझे ट्यूरिंग मशीन वगैरह खत्म करना है। इक्विवेलेंस ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया गया होगा, उससे हमें क्या है, एक पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करना है, या फिर एक पुश डाउन ऑटोमेटा दिया गया है, हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, उसका एक इक्विवेलेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज डिफाइन करना है। ठीक है, यही है, किंतु मैंने बताया था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो इसके लिए मतलब एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है मतलब डेफिनेटली उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक पुश डाउन ऑटोमेटा होगा। सिमिलरली एक पुश डाउन ऑटोमेटा है मतलब उसका इक्विवेलेंट एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होगा। ठीक, अब देखो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज टू पुश डाउन ऑटोमेटा, दिस इज वेरी इजी, इसमें कुछ है ही नहीं, बस एक ही चीज याद रखना है। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर हम आसानी से एक पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन कर लेंगे व्हिच एक्सेप्ट्स लैंग्वेज यूजिंग एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक याद आया, दो तरीके से पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, फाइनल स्टेट एंड एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक मतलब कोई स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद उसका जो स्टैक वैल्यू जो नल हो जाता है, टॉप ऑफ द मतलब पूरा स्टैक का जो कंटेंट नल हो जाता है। ठीक है, the PDA push down automata simulate the left sentential forms that G uses to generate any string। ठीक है, लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म मतलब तो जनरेशन के टाइम पे मतलब कोई भी हम डिराइव जब करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, मतलब लेफ्ट से ही डेरिवेशन स्टार्ट होता है स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो सपोज ये ग्रामर है, गिवन ग्रामर है, बी इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ इनपुट सिंबल, सेट ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इज द स्टार्ट सिंबल, मतलब कोई भी ग्रामर है।
देन हम आसानी से एक पुश डाउन ऑटोमेटा इस ग्रामर के लिए डिजाइन कर सकते हैं व्हिच एक्सेप्ट्स लैंग्वेज बाय एम्प्टी स्टैक। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड पीडीए मतलब ये कि मतलब पीडीए डिजाइन करेंगे अगर हम कोई कॉन्टेक्स्ट ग्रामर के लिए, मतलब हम एम्प्टी स्टैक में बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिजाइन करेंगे देखो, ये कोई गिवन ग्रामर है। अब देखो पुश डाउन ऑटोमेटा जो होगा तो क्या होगा, उसमें ओनली एक सिंगल स्टेट ही होगा। रिमेंबर, जब भी हम कॉन्टेक्स्ट ग्रामर से एक पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे तो उसमें पुश डाउन ऑटोमेटा में एक ही सिंगल स्टेट होगा। एंड रिमेंबर, तो पहला वाला पार्ट क्या था, सेटअप स्टेट्स होता था, इसीलिए इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा हूं। ठीक है, नेक्स्ट setup input symbol. Remember this input setup input symbol is equal to this input symbol of the terminals of the grammar. Then setup क्या होगा, ये stack symbol. setup stack symbol में क्या होगा पुश डाउन ऑटोमेटा में, setup variable union the terminal। ठीक है, देन ट्रांजिशंस में बताऊंगा कैसे डिफाइन होगा। देन इनिशियल स्टेट तो क्या होगा, वो एक ही होगा क्यू। एंड रिमेंबर, इसमें फाइनल स्टेट नहीं होता है, ये सर ना, इसमें फाइनल स्टेट नहीं होता है। क्वेश्चन जो एम्प्टी स्टैक में फाइनल स्टेट का कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं है, तो इसको हम नल के तौर पर कह सकते हैं या फिर स्टार्टिंग सिंबल भी वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब प्रोडक्शन रूल्स कैसे बनाएंगे। देखो दो ओनली ये है कि जितने भी वेरिएबल है उनके लिए एक ट्रांजिशन बनाएंगे, जितने भी टर्मिनल है सेम टाइप ऑफ ट्रांजिशन बनाएंगे। और ईच वेरिएबल क्या करना है, ट्रांजिशन क्या बनाएंगे, अगर क्यू में हम नल इनपुट दे रहे हैं एंड टॉप ऑफ द स्टैक ए है, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तब वो किस स्टेट में जाएगा, उसी स्टेट में रहेगा, क्यू स्टेट में रहेगा। एंड टॉप ऑफ द स्टैक में भी ए को हटा के क्या हम रिप्लेस करेंगे, बीटा, वेयर ए डिराइव्स बीटा इज ए प्रोडक्शन। ये बात क्लियर है हुआ, मतलब फॉर ईच वेरिएबल हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ क्यू कमा नल कमा कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल इक्वल टू ट्रांजिशन क्या होगा, क्यू कॉमा बीटा, मतलब ए डिराइव्स बीटा करके अगर कोई प्रोडक्शन है तो। सिमिलरली फॉर ईच टर्मिनल हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसे एक ही स्टेट है, मतलब क्यू में अगर है एंड टॉप ऑफ द इनपुट अगर उसी सेम वेरिएबल है, टॉप ऑफ द स्टैक सेम इनपुट सेम टर्मिनल है, इनपुट एंड टॉप ऑफ द स्टैक अगर सेम टर्मिनल है, दैट विल बी इरेज्ड। इरेज्ड मतलब क्या होगा, क्यू कमा नल, ये वाला पार्ट जो टॉप, ये क्या होगा, नल मतलब क्या हो रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक को एलिमिनेट कर रहे हैं, बस इरेज कर रहे हैं। समझ में आया, ओनली दो रूल ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, रिमेंबर यहाँ पे एस भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे हाई भी लिख सकते हो, क्योंकि एम्प्टी स्टैक्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब बस लास्ट में नल होना चाहिए। अब देखो फाइंड ए पुश डाउन, ये समझ में आया कि नहीं, एस लिख सकते हो या फिर फाइव भी लिख सकते हो, क्योंकि एम्प्टी स्टैक में फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ओनली लास्ट में स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर मेरा टॉप ऑफ द स्टैक में नल है, देन हम क्या बोलूंगा, हम वो कि दैट कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा यूजिंग नल स्टोर या एम्प्टी स्टैक। अब देखो ग्रामर, गिवन ग्रामर इज दिस, उसमें दो प्रोडक्शन है, ये है और ये है, एस डिराइव्स ए और एस डिराइव्स ए। अब हम क्या करेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे। पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे मतलब देखो सबसे पहले बनाओ, इसमें स्टेट्स कितने होंगे मैंने बताया था, ऑब्वियसली एक ही स्टेट होगा तो क्यू, फिर इनपुट इनपुट सिंबल एक होगा, मतलब इसमें जितने भी टर्मिनल्स होंगे वो होंगे। फिर सेटअप स्टैक सिंबल में क्या होगा, सेटअप स्टैक सिंबल में क्या होगा, अच्छा इसमें इस नोटेशन में ना एक चीज भूल गया है, आई एम सॉरी, इसमें यहाँ पे गलत है, आई एम सॉरी।
पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या होता है, एक Z0 जो होता है वो क्या है, रिमेंबर Z0 क्या था पुश डाउन ऑटोमेटा में, किसी ने मुझे याद ही नहीं दिलाया। Z0 था इनिशियल स्टार्ट सिंबल, ये सब नॉट भूल गए तो कोई याद ही नहीं दिला रहे हो। अरे भाई कोई बोलो तो ये सब नॉट, हाँ वो था इनिशियल स्टार्ट सिंबल था। तो देखो इसमें मैंने गलत बोल दिया था यहाँ पे, देखो ये जो फॉर्मेट था ना, ये कितने टपल है, 1 2 3 4 5 6, तो एक्चुअली पुश डाउन ऑटोमेटा कितने टपल है बताओ, पर दिन पुश डाउन ऑटोमेटा कितना टपल है, मैसेज करो जल्दी फास्ट। क्या सर? पुश डाउन ऑटोमेटा कितने टपल है, 7। हाँ 7 होते हैं। हाँ, तो फिर पहले बताया क्यों नहीं, इसमें तो 6 है। अरे मैं तो बैठा हुआ था सर। तो रिमेंबर पुश डाउन ऑटोमेटा जो 7 टपल है, 7 टपल क्या है, आई एम सॉरी इसमें मैंने स्किप कर लिया था। तो सबसे पहले क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स, देन सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, देन क्या था, सेट ऑफ स्टार्ट सिंबल, देन क्या था, ट्रांजिशन, देन था क्या था, इनिशियल स्टेट, देन क्या था, इनिशियल स्टार्ट सिंबल, देन था फाइनल स्टेट। ठीक है, ये था 7 टपल्स था। तो लिसन, जब हम एम्प्टी स्टार्ट की बात करते हैं उस टाइम पे फाइनल स्टेट 5 होता है, क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग विद द फाइनल स्टेट, तो वहां पे फाइनल स्टेट 5 होता है। ठीक है, सो एंड नाउ ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, उसको 6 में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, फाइनल स्टेट को यहाँ इसमें हटा दिया इस नोटेशन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रखना पड़ेगा, मैं इसको मॉडिफाई करके मतलब पीडीएफ बना के भेजूंगा। ठीक है, तब देखो बस यही था, ये दोनों तो रूल तो समझ में आया। तो इसमें क्या होगा देखो, ये जो इनिशियल स्टार्ट सिंबल है ना, इनिशियल स्टार्ट सिंबल इज द सॉरी इनिशियल स्टार्ट सिंबल इज द स्टार्ट सिंबल, मतलब जो गिवन ग्रामर का जो स्टार्ट सिंबल होगा, दैट विल बी द इनिशियल स्टार्ट सिंबल। ठीक है, अब देखो हम बस वही करेंगे। अब सबसे पहले बताता हूँ यहाँ पे स्टेट कितना होता है, ओनली एक सिंगल स्टेट होता है। तो मान लो मैं सिंगल स्टेट मान लिया मैंने क्यू, इसी को देख के मैं बना रहा हूँ। ठीक है, फिर इनपुट सिंबल क्या क्या है इसमें, टर्मिनल्स क्या क्या है, ए एंड बी है, तो दैट विल बी द सेट ऑफ इनपुट सिंबल, तो सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। नाउ सेट ऑफ स्टार्ट सिंबल में क्या होगा, यूनियन ऑफ द इनपुट सिंबल्स एंड द वेरिएबल, जो गिवन ग्रामर में जो वेरिएबल था जो भी, इसमें वेरिएबल कितने थे, ऐसी था। सो द सेट ऑफ स्टार्ट सिंबल में क्या बनेगा, एस यूनियन ए बी, यस और नॉट। तो स्टार्ट सिंबल में क्या होगा, एस एंड ए एंड बी। ठीक है, मैं क्या बोला था यहाँ पे, सेट ऑफ वेरिएबल्स यूनियन इनपुट सिंबल। देन ट्रांजिशंस क्या है, मैंने बताया 2 तरीके से बनाएंगे हम, डिजाइन करेंगे। देन इनिशियल स्टेट क्या होगा, ऑब्वियसली क्यों ही होगा, एक ही स्टेट है। देन इनिशियल स्टार्ट सिंबल क्या होगा, एस स्टार्ट सिंबल है, एंड उसके बाद क्या है, फाइनल स्टेट में 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो फाइनल स्टेट, क्योंकि ये एम्प्टी स्टार्ट के हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन हम बनाएंगे, ऐसे ट्रांजिशंस बनाएंगे। पहला रूल क्या कहता है बताओ, फॉर ईच वेरिएबल हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इन स्टेट में नल अगर मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है, सॉरी नल इज द इनपुट है, एंड टॉप ऑफ द स्टैक अगर दैट कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल है, देन वो ट्रांजिशन क्या करेगा, क्यू कॉमा बीटा, बीटा मतलब ए डिराइव्स बीटा करके अगर कोई है तो। अगर मैं देखो इस प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, एस डिराइव से ए एस बी बी को बात कर रहा हूं, सपोज मेरा प्रोडक्शन है एस डिराइव
ए एस बी बी। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्शन है। तो इसमें देखो एक ही वेरिएबल है, एस है, मतलब एस वेरिएबल है, तो इसके लिए मैं ट्रांजिशन बनाऊंगा। मतलब ट्रांजिशन कैसे होगा, इनिशियल स्टेट में नल अगर इनपुट दे रहा हूँ, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है, तो यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक अगर एस है। समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, क्यू में ही रहेगा, मतलब सेम स्टेट में रहेगा। फिर तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, एस को हटाकर हम क्या करेंगे, एस से तो प्रोडक्शन है, मतलब ए एस बी बी को यहाँ पे रखूंगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे और एक प्रोडक्शन होता है, एच डी टाइप सपोज मान लो ए है, तो क्या होगा, हर एक प्रोडक्शन के लिए बनाना है, मतलब फिर से बनाऊंगा मैं, क्यू कॉमा नल कॉमा एस इक्वल टू क्या होगा, क्यू कॉमा ए। मतलब ये क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक बन रहा है ये। ठीक है, नॉन डिटरमिनिस्टिक मतलब एक इनपुट पे मोर देन वन ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ऐसे ट्रांजिशन बनाएंगे। तो वही देखो बनाया गया है नेक्स्ट एग्जांपल में। देखो ये तो हो गया, यहाँ फाइल रहेगा, ये स्टार्ट इनिशियल स्टार्ट सिंबल है। देखो सबसे पहले वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल के लिए देखो बना दिया गया इनिशियल स्टेट, और इनपुट नल हुआ, टॉप ऑफ द स्टैक एस है, मतलब एस एक वेरिएबल है बस। ठीक है, जितने वेरिएबल होंगे उन सबके लिए बनाना है। तो ट्रांजिशन कितने होंगे यहाँ पे, देखो दो दो प्रोडक्शन थे एस से, इसलिए दो ट्रांजिशन हुए। पहले क्यू कमा एस बी बी, क्योंकि एस बी बी राइट हैंड साइड में था, देन अगेन क्यू कमा ए, क्योंकि ए एक राइट हैंड साइड में था। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब टर्मिनल्स के लिए कितना था, कैसा रूल था, हर एक टर्मिनल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू में अगर टॉप ऑफ द, अगर इनपुट वही टर्मिनल आया एंड टॉप ऑफ द स्टैक अगर सेम है, देन क्या होगा, उसको बस इरेज होगा, इरेज होगा मतलब क्यू कमा नल रहेगा। मतलब यहाँ पे देखो कितने टर्मिनल्स थे, ए एंड बी था, तो सिंपली क्यू पे अगर ए इनपुट दिया जा रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, इसको सिंपली इरेज करेंगे, मतलब क्यू कमा नल। सिमिलरली क्यू कमा बी बी के लिए क्यू कमा नल हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ऐसे प्रोडक्शन बनाने हैं बस। अब देखो कैसे पता चलेगा ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, मतलब कैसे एक्सेप्टेंस होता है। सपोज ये स्ट्रिंग हम ले रहे हैं ए ए बी बी, हमें पता है कि ए बी बी एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है इस ग्रामर के द्वारा। मतलब ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा हम लोगों ने डिजाइन किया, डिस्प्ले आंसर एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग। अब कैसे प्रोसेस होगा देखो, इनिशियली क्या होगा, एक ही स्टेट है तो क्यू पे क्या इनपुट दिए, ए ए बी बी इनपुट दिए, ए ए बी बी इनपुट दिए। फिर उसके बाद क्या होगा, ए ए बी बी इनपुट दिए, तो इनिशियली टॉप ऑफ द स्टैक में क्या रहेगा, और ऑब्वियसली स्टार्ट सिंबल होगा एस। रिमेंबर जब Z0 था, ये डिजाइन करने टाइम पे तो स्टार्ट सिंबल जो होगा, स्टार्ट सिंबल जो होगा, STRT स्टार्ट सिंबल जो होगा, वो दैट विल बिकम द इनिशियल, और एक से इनिशियल स्टार्ट सिंबल। तो इनिशियली ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं, क्यू में इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है, चेक करने के एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, और एस इज द इनिशियल स्टार्ट सिंबल। अब देखो, अब हमें एक एक करके चेक करना है। देखो इसको अच्छे से सुनो इसको। अब इनपुट यहाँ पे क्या है, ए है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, एस है। ऐसा कोई ट्रांजिशन है यहाँ पे, क्यूएस, क्यूएस कोई ट्रांजिशन है, निखिल सिंह, नितिन वासनेव, क्यूएस कोई ट्रांजिशन है, पवन उपाध्याय, क्यूएस करके ट्रांजिशन है, देखो यहाँ पे कोई भी डिफाइन हुआ है नहीं है, मतलब ये वाला हम अप्लाई नहीं कर सकते। तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि जितने जो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन में से कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो टॉप ऑफ द स्टैक एस है, मतलब ये इसी ट्रांजिशन को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये सुन ना, क्यों, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक एस वाला एक ही है, ये है। अब ये देखना है कि इसमें से इन दोनों में से कौन सा यूज करना है। देखो अच्छे से सुनो, तो देखो टॉप ऑफ द स्टैक एस है, इनपुट नल, इनपुट नल मतलब मैं ये एज्यूम करूंगा कि यहाँ पे नल है, क्योंकि क्यूएस तो डिफाइन नहीं है, ट्रांजिशन है ही नहीं, तो क्यूएस अप्लाई नहीं कर सकता। तो क्यू नल एस है, मतलब मैं एज्यूम करूंगा क्यू नल, देन उसके बाद एस। अब देखो इसको करने के बाद हमें देखना है कि ये दो में से कौन सा ट्रांजिशन होगा।
कौन सा कंडीशन होगा? अगर मैं क्यू ए लूंगा तो क्या होगा, मुझे आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि ए होगा मतलब उसके बाद क्या होगा? देखो अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो क्या होगा, मुझे 4 लेंथ का स्ट्रिंग तो प्रोसेस करना है ना, तो आगे तो बढ़ ही नहीं पाऊंगा। एक ही सिंगल एक अगर मैं एस को हटा के अगर मतलब इनिशियल स्टार्ट में ओनली एस है, अगर मैं एस के जगह पे ओनली ए डाल दूंगा तो एक ही रहेगा, तो फिर आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाऊंगा, पुश तो बहुत बार करना है ना। तो इसीलिए इनिशियली क्या कि इसको यूज किया मतलब देखो ये मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता है कि नहीं, कैसे मतलब ये जो चीज जनरेट किए वो सही है कि नहीं। अब देखो इनिशियली क्या किया गया, मैं इसको यूज किया, मतलब स्टार्ट सिंबल के जगह पे हम क्या डालूंगा, ए एस बी बी, ठीक है, मतलब ए विल बी द टॉप ऑफ द स्टार। तो देखो तो एस जो था नल को प्रोसेस किया, तो मतलब नल तो कुछ होगा नहीं, तो इनपुट स्ट्रिंग वो एज इट इज ही रहा, एंड एस के जगह पे ए एस बी बी डाल दिया। अब देखो इनपुट क्या है, ए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए, दैट मींस मैं क्यू ए चेक करो कि क्यू ए कुछ करके है क्या। अगर क्यू ए नहीं होता तो फिर यहाँ पे नल डाल के मेरे को चेक करता। अब देखो क्यू ए करके है, मतलब इस केस में क्या हो रहा है, तो सिंपली इरेज हो रहा है टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, ये स्टैक का कंटेंट है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये ए हट गया, क्योंकि ये हट क्यू ए मैंने प्रोसेस किया, तो क्यू ए प्रोसेस करने में क्या हो रहा था, एलिमिनेट हो रहा था। मतलब अब देखो ये ए प्रोसेस हो गया, मतलब नेक्स्ट इसी एक पे आएगा। इनिशियली नल था तो इसलिए नल के लिए मतलब इसी पे ही रहा था कंट्रोल, ठीक है। अब ये ए बी बी बन गया, यहाँ पे एस बी बी है। अब क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे अब अगेन क्यू ए एस तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्यू नल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक ऐसे मतलब टॉप ऑफ द स्टैक ऐसे वाला जो भी प्रोडक्ट जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें से किसी को यूज करूंगा मैं। तब देखो अब इसको यूज किया नल पे, मतलब क्या होगा, अब इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, क्लियरली पता चल रहा है लेंथ अभी 3 जनरेट करना है, इसको जनरेट करूंगा तो फिर लेंथ 4 हो जाएगा, मतलब सिंपली एक इसको इसी रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, अभी इसी रूल को अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, ये वाला रूल को, ठीक है। मतलब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू नल एस को मैंने डाला जिसमें कि इक्वल टू क्यू ए है, मतलब क्या होगा, क्यू नल एस मतलब नल ही मान लिया यहाँ पे था, तो नल एस के जगह पे डालने के बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, वो एजीटी ए बी भी रहा, नल प्रोसेस हो गए, फिर एस के जगह पे ए आ गया। अब देखो टॉप ऑफ इनपुट जो प्रोसेस होगा वो ए है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, क्यू ए है कुछ है, यस क्यू ए है, मतलब इसमें इरेज हो रहा है, मतलब सिंपली ए हट रहा है। अब नेक्स्ट देखो क्यू बी बी आया, अब देखो ये इनपुट है बी, इनपुट स्ट्रिंग सॉरी इनपुट टर्मिनल, एंड टॉप ऑफ द स्टैक बी है, कोई डिफाइन है क्यू बी बी, यस क्यू बी बी इक्वल टू क्या हो रहा है, तो टॉप ऑफ द स्टैक की जगह पे नल डाला जा रहा है, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक जो है उसको इरेज करके इसकी जगह पे नल डाला है, मतलब सिंपली बी रहा नेक्स्ट में, और ये तो प्रोसेस हो गया, मतलब आगे बढ़ा। तो अभी देखो लास्ट में क्यू बी बी रहा, क्यू बी बी यस नल हो रहा है, मतलब ये तो स्ट्रिंग प्रोसेस हो गया, मतलब ये नल हो गया, एंड ये जो टॉप ऑफ द स्टैक था उस जगह पे नल डाल दिया गया। अब देखो लास्ट में प्रोसेस होने के बाद अगर लास्ट में टॉप ऑफ द लास्ट में अगर स्टार्ट नल हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तब क्या है, प्रोसेस हो रहा है, तब तो एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ क्लियरली देख सकते हो this string is accepted by मतलब string is generated from this context free gamma and simultaneously accepted by this push down automata designed using the rule। ये सबको चीज क्लियर हुआ सबको? yes or not? ओके अब देखो ये अनदर एग्जांपल है, देखो हमें अभी पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है एंड ये करना है। अब चेक करो यहाँ पे वेरिएबल्स देखो, जब पुश डाउन ऑटोमेटा होगा उसमें कितने स्टेट्स होंगे, मैंने बताया था ओनली एक स्टेट होगा, तो ओनली एक स्टेट होगा। इनपुट अल्फाबेट क्या होगा, इसमें जितने भी टर्मिनल्स, इसमें टर्मिनल्स कितने हैं बताओ, स्टार प्लस ये ब्रैकेट देन ए देन बी देन जीरो देन वन। एक सेकेंड, तो अभी देखो
तो इसमें देख सकते हो एक ही सिंगल स्टेट होगा तो सिंगल स्टेट ही डिफाइन हो गया। अब देखो इसमें इनपुट अल्फाबेट ये सब बता दिया, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा में इनपुट सिंबल्स क्या होंगे, यही स्टार प्लस ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट 0 1 ए बी, ठीक है। नाउ सेटअप स्टॉक सिंबल में क्या होगा, जितने भी वेरिएबल्स है यूनियन, तो जितने भी इनपुट सिंबल्स है तो वेरिएबल्स में कितना है, ई एंड आई है, ठीक है। एंड नाउ ट्रांजिशन में बनाऊंगा नेक्स्ट। यस और नॉट इस ग्रामर का। सो इस जो ये जो हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएंगे उसका इनिशियल स्टैक सिंबल क्या होगा, ई, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ई होगा। एंड फाइनल स्टेट ऑब्वियसली 5 होगा, ठीक है। देखो ये बता दिया गया है, वेरिएबल सेट ई एंड आई बन गया है। अब देखो मैं प्रोडक्शंस बनाऊंगा, तो देखो क्लियरली यहां से पता चल रहा है हर एक वेरिएबल के लिए हम प्रोडक्शन बनाएंगे अभी। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो प्रोडक्शन कैसे बनाऊंगा, सिंपली मैं एक के लिए बना दे रहा हूँ। ई के लिए अगर बनाऊंगा, ई वेरिएबल के लिए, तो कैसे बनाऊंगा, ट्रांजिशन ऑफ क्यू कॉमा नल कॉमा ई इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ऑल सेट, जैसे क्या होगा क्यू कॉमा जो भी डिराइव हो रहा है, आई एक बार रहेगा, ई स्टार ई एक बार रहेगा, ई प्लस ई एक बार रहेगा और ई एक बार रहेगा। समझ गए। सिमिलरली ट्रांजिशन ऑफ क्यू कॉमा नल कॉमा आई में क्या रहेगा, इक्वल टू क्यू कॉमा ए क्यू कॉमा बी क्यू कॉमा आई ए क्यू कॉमा आई बी, ठीक है। सिमिलरली जितने भी जो टर्मिनल्स हैं उनके लिए कैसे रहेगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑफ कॉमा ए इक्वल टू क्यू कॉमा नल, क्यू कॉमा ए बी कॉमा क्यू कॉमा बी इक्वल टू क्यू नल, जैसे ऐसे। जब इसको देख सकते हो वही चीज है, नल रहेगा, ये तो फिक्स था, नल था एंड ई था, ये सब ना इक्वल। देखो जितने भी ई डिराइव्स आई था, ई डिराइव्स ई स्टार ई था, ई डिराइव्स ई प्लस ई था, ई डिराइव्स ये था, तो इसलिए एक एक करके ये सब ऐड हो गए जितने भी प्रोडक्शन थे। सिमिलरली आई के लिए भी ऐड हो गए। फिर उसके बाद क्या था, जितने भी टर्मिनल्स थे ईच टर्मिनल के लिए कैसे बनाना है, ट्रांजिशन ऑफ इनपुट सिंबल में अगर वो इनिशियल स्टेट मतलब एक ही स्टेट में अगर हम इनपुट बो देंगे एंड टॉप ऑफ द स्टैक वही होगा, मतलब वो इरेज होगा, मतलब क्यू नल। देखो सभी के लिए क्यू नल हो गया। ठीक है, समझ में आया सबका। प्लीज समवन इन्फॉर्म इन द चैट बॉक्स। हाँ, तो इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। टुडे आई एम क्लोजिंग टुडेज क्लास एंड नेक्स्ट क्लास में मैं पुश डाउन ऑटोमेटा को कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज करूंगा, ठीक है। आई विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू। एंड ये स्लाइड पूरा मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि ये पिछले साल का है, तो ये पूरा मैं शेयर करूंगा। और जो भी मैं जो चारुल मैम की स्लाइड से जो भी कुछ नया वगैरह हो है तो फिर मैं इसको इंक्लूड करके भेज दूंगा। थैंक यू।